हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था और विलयन के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और उनके क्विक रिवीजन, जो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिला सकें। और इनकी पूरी पूरी संभावना है कि ये पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को इन्हें तैयार करना चाहिए और आप हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में इनका रिवीजन कर पाएंगे। चलिए आज चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा ठोस अवस्था आपको। ठोस अवस्था में सबसे पहले हैं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? इन ठोसों में इनके अवयवी कण जो ठोस के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आयन, अणु, एटम, इन सब की जो अरेंजमेंट्स होती है, जो इनकी व्यवस्था होती है, यह रेगुलर होती है। रेगुलर या सुव्यवस्थित क्रम में सुसज्जित होते हैं। जैसे कोई भी ठोस, जैसे NaCl आपका रॉक साल्ट हो गया, नमक आदि। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस। इन ठोसों में जो ये एटम्स होते हैं, इनके अवयवी कण होते हैं, जैसे आयन, इन सब की व्यवस्था इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर या अव्यवस्थित। जैसे आपका कांच हो गया, सिलिका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया आदि। तो एक बार बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा लिखिए और इनके उदाहरण दीजिए। तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब चलते हैं आगे। तो ठोस का जो अरेंजमेंट्स होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो ठोस जो होते हैं, इनका अरेंजमेंट्स होता है, ये एटम्स या फिर आयन से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी व्यवस्था हो, उसकी एक छोटी से छोटी इकाई होती है। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो ईंट होती है, उसकी छोटी से छोटी इकाई। इसी प्रकार जो ठोस होते हैं, इनकी छोटी से छोटी इकाई इनकी एकक कोशिका या फिर एकक सेल होती है, जिसका आकार घनीय होता है, जस्ट लाइक दिस। और इनमें एटम्स ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे हमारे घन के 8 कोनों पर एटम्स जुड़े हैं। तो इसमें होता क्या है, ये जो सेल है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो कि हम लोग जानते हैं कि घन में सेम होती है। तो इसे एकक सेल की, ये जो ए है, इसे कोर कहा जाता है एकक सेल की, कि कोर की लंबाई इतनी है। तो ये हमारी जो है सबसे छोटी इकाई होती है ठोस की। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि एकक कोशिका या फिर एकक सेल के प्रकार क्या हैं। तो एकक कोशिका के 3 प्रकार हैं: सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक सेल, या फिर फलक केंद्रीय एकक सेल। इनको अंग्रेजी में कहा जाए तो इसको सरल एकक कोशिका को SCC कहा जाता है और बाकी को BCC व FCC कहा जाता है। तो अगर हम SCC की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से होगी। इसमें क्या होता है कि घन के सभी 8 कोनों पर 8 एटम्स बने होते हैं, इसे ही SCC कहा जाता है। यह सबसे सरल व्यवस्था है एकक सेल की। तो इसमें होता क्या है कि इसके अगर कि कोर की लंबाई माने और इसकी रेडियस, अर्थात जो त्रिज्या है एटम की, R माने। जैसे ये एटम्स ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन हमने विजुअलाइज करने के लिए आपको ऐसे दिखाया है। जैसे इधर देखा जाए तो ये कनेक्टेड हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम इस प्रकार, अगर एक गोले की रेडियस R मान लें, त्रिज्या R मान लें, तो एक की हो जाएगी मात्रा 2R। तो यही रिलेशन होता है A व R में। कभी कभार A और R में रिलेशन भी पूछ लेता है कि R मान लो 55 पिकोमीटर है, तो A की लंबाई बताओ। तो A हम लोग इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। A बराबर 2R बराबर 110 पिकोमीटर। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका।
इसे हम लोग BCC के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हर संरचना SCC की भांति ही होती है कि हर कोने पर 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। बस इसमें अलग क्या होता है कि इसमें जो इसका केंद्र है घन का, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, जस्ट लाइक दिस। इसे BCC कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, हम लोग एक विकर्ण खींचते हैं जिसे अंतः विकर्ण कहा जाता है। तो मैथमेटिकल तरीके से अंतः विकर्ण की लंबाई 4r होती है और जो होती है √3a के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लोग अपना रिलेशन निकालें तो r बराबर हो जाएगा √3a/4। यहाँ से भी कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि बताइए अंतः केंद्र सेल में a की लंबाई x पिकोमीटर है तो r की लंबाई कितनी होगी। तो हम इसी फार्मूले का यूज करके अपना न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना यहाँ पर भूल गया सरल एकक कोष्ठिका में कि ये जो एटम्स हैं कुल मिला के कितने एटम्स होते हैं एक एकक कोष्ठिका में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जो परमाणुओं की संख्या है Z ये भी 8 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक गोले का जो हिस्सा है इस एकक सेल में वो 1/8 होता है। मतलब पूरे हर एक गोले का 1/8 हिस्सा उस एकक सेल में अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान करता है। तो एकक नियम से हम लोग Z बराबर 8 गोले हो गए, 1/8 उनका कंट्रीब्यूशन हो गया, तो Z की वैल्यू 1 आ गई। अर्थात एक परमाणु की संख्या उस एकक सेल में जो SCC है उसमें Z बराबर 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें BCC में तो ये यहाँ पर SCC ही है तो Z बराबर 1 हो गया SCC का, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले निकाला। और चूंकि एक एटम सेंटर पर प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है, तो एक इसका कंट्रीब्यूशन ले लिया गया। तो ओवरऑल Z बराबर आ गई वैल्यू 2। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के तीसरे प्रकार की, जिसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में FCC भी कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है ये इस प्रकार होती है जिस प्रकार मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो ये CC की तरह इसमें भी 8 कोनों पर 8 एटम्स होंगे। बस इसमें होता क्या है, ये जो फलक हैं दीवार का जो केंद्र है उन सभी दीवारों पर एक एक एटम आ जाएगा। जैसे इस दीवार का ये केंद्र यहाँ पर एक आ गया, इस दीवार का ये केंद्र है यहाँ पर आ गया, सामने वाली दीवार का ये केंद्र यहाँ पर आ गया, जो पीछे वाली दीवार है वो यहाँ पर आ गया, ऐसे किनारे की दीवार यहाँ पर और बाकी दीवार यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको Z की संख्या 14 लग रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर परमाणुओं की संख्या Z निकालें तो हम जानते हैं कि SCC की तरह 8 × 1/8 आ जाएगा। और ये जो फलक पर लगे हुए हैं परमाणु, इनका 1/2 होता है कंट्रीब्यूशन। तो चूंकि ये 6 हैं तो 6 से गुणा हो जाएगा, तो Z बराबर हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो परमाणुओं की संख्या FCC में कितनी आ गई, 4। अब इसमें अगर हम R और A में रिलेशन निकालें तो हम लोग निकालते हैं फलक विकर्ण से। फलक विकर्ण में क्या होता है, इसकी लंबाई 4r होती है और बराबर √2a के। तो अगर यहाँ पर r की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा √2a/4, और अगर इसको भाग कर दें √2a से तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लूँ, किसी FCC जालक वाले ठोस के एकक सेल की लंबाई 40 पिकोमीटर है, तब हर गोले की त्रिज्या बताइए। तो इसमें सिंपल सा यही फार्मूला लगा देंगे जो अभी मैंने डिराइव किया है। तो R बराबर क्या होता है फार्मूला, a/2√2 या √2a/4। अब यहाँ पर एकक सेल की लंबाई दी हुई है, मतलब a दिया हुआ है, a बराबर 40 पिकोमीटर। तो R क्या हो जाएगा, R बराबर 40/2√2 बराबर 20/√2।
अब अगर यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 10 गुणे √2 इंटू √2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 नीचे है, भाग कर देंगे तो यहाँ से लंबाई आ गई त्रिज्या की 10 √2 पिकोमीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में और कई बार ये आए भी हैं। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता की। तो संकुलन क्षमता क्या होती है, जैसे कोई भी ठोस है, मान लो उसकी संरचना बनी हुई है इस टाइप से कि इसमें इस प्रकार से गोले भरे हुए हैं। तो इसमें आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें बीच बीच में कहीं जगह खाली हो रही है, जैसे ये देखो खाली हो रही है, ये देखो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये बीच में कहीं ना कहीं जगह खाली हो रही है। इसका मतलब कि ठोस में भी थोड़ी सी खाली स्थान रह जाता है जब एटम्स आपस में टच करते हैं या फिर जब अपना अपना स्थान घेरते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संकुलन क्षमता निकाली जाती है। संकुलन क्षमता का मतलब कि कितने एटम्स या फिर उस ठोस का कितना भाग गोलों द्वारा अर्थात ठोस गोलों द्वारा एकत्रित किया जा रहा है, अर्थात ऑक्यूपाई हो रहा है। तो उस बेसिस पर अगर हम बात करें एससीसी की, सिंपल क्यूबिक सेल, जो हमारी थी सरल एकक घनीय सेल, ये वाली, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था सरल एकक कोष्ठिका वाला। तो एससीसी के लिए इसकी वैल्यू होती है 52.4%। मतलब एससीसी में 52.4% गोलों द्वारा स्थान ऑक्यूपाई किया जाता है, घेरा जाता है। एससीसी में। बात करें अगर बीसीसी की, तो बीसीसी में 68% स्थान घेरा जाता है, अर्थात बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% है। अगर बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में संकुलन क्षमता सबसे अच्छी होती है। इसमें लगभग 74% संकुलन क्षमता का मान होता है। तो इस प्रकार अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा ठोस सबसे अच्छा है, कौन सा ठोस सबसे ज़्यादा स्थान ऑक्यूपाई करता है, तो हम कहेंगे कि एफसीसी, चूँकि इसकी संकुलन क्षमता 74% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, अतः हम लोग एफसीसी को चुनेंगे अपने सबसे अच्छे ठोस की श्रेणी में। करते हैं ठोस के घनत्व की। तो मान लीजिए कोई ठोस है तो उसकी डेंसिटी कितनी है, अर्थात घनत्व कितना है। तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो डेंसिटी अर्थात घनत्व का एक फार्मूला होता है, घनत्व D बराबर Z इंटू यम अपान A क्यूब NA। D बराबर Z यम अपान A क्यूब NA। इसमें Z क्या है, जो आपकी एकक सेल है जिसका वो प्रकार है, एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, जैसे मैंने अभी आपको निकलवाई थी कि एससीसी में 1 होती है, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। उसी प्रकार एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या यम क्या है, उस ठोस का आणविक द्रव्यमान, ठोस का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ए क्या है, वही जो भी आपको बताया था कि एकक सेल के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। एन ए का क्या है, आवागाद्रो संख्या, आवागाद्रो संख्या। एन ए का मान क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से हम आसानी से किसी ठोस का घनत्व निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन लिया जाए, NaCl ठोस के एकक सेल की कोर की लंबाई 31 पिकोमीटर है, व तब इसका घनत्व ज्ञात करें।
तो यह भी बहुत आसान ही सवाल है। कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया फार्मूला, D बराबर ZM बटे A क्यूब NA। अब इसमें क्या है कि एकक सेल के कोर की लंबाई दी हुई है, मतलब ये A है और बाकी हमको निकालना है। तो बात करें अगर NaCl की, तो NaCl क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक FCC टाइप स्ट्रक्चर है। FCC मीन्स फलक केंद्रित सेल। ये अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता होगा तो हो सकता है एग्जाम में दिया हो, लेकिन यूजुअली एग्जाम में दिया नहीं होता, इसलिए आप लोगों को एक बार बुक पर देख लेना है कि कौन से ठोस किस कैटेगरी में आते हैं, उसी प्रकार आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि FCC में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4 होती है, तो हमें Z की संख्या मिल गई। अब बात करें अगर यम की, तो यम अणुभार है, तो आप लोग जानते हैं कि यम किसी कंपाउंड का जो आणविक द्रव्यमान है वो उसके फार्मूले से निकलता है। तो NaCl, Na का जो आणविक द्रव्यमान वो 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 58.5। Na की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इसकी वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है इसमें और आपका घनत्व निकल जाएगा। तो D बराबर ZM अपान A क्यूब Na, Z की वैल्यू है 4, यम की वैल्यू है 58.5 ग्राम। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मात्रक होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिजिकल हो या फिर फिजिक्स हो, इसमें मात्रक का अपना अलग महत्व है। अगर आप मात्रक सही नहीं लिखेंगे तो टीचर आपके नंबर काट लेगा। ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी 31 पिकोमीटर, 31 पिकोमीटर का होल क्यूब इंटू Na 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब अगर बात करें कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे हल करा जाए, तो आराम से कर सकते हैं आप। 58.5 इंटू 4 बटे, अब 31 पिकोमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे, 31 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बराबर। अगर यहाँ पर सीधे सीधे कैलकुलेशन किया जाए तो मैं अभी कैलकुलेटर का यूज करके सीधे सीधे ही कर दूंगा, आप लोग अपना कॉपी पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब चूंकि 10 की पावर माइनस 10 है, तो इसकी अगर 3 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर माइनस 30 आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब और ऊपर क्या था ग्राम। तो बराबर अगर बात की जाए 58.5 इंटू 4 बटे 31 का होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करूँगा। इस फॉर्मूला आई है 1.25 इंटू 10 की पावर 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम लोग 1.25 इंटू 10 की पावर 7 ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। यह एक हाइपोथेटिकल सवाल था, इसलिए इसके यूजुअली इसके डेंसिटी की वैल्यू इतनी आई है, लेकिन अधिकतर ठोसों में घनत्व की वैल्यू लगभग 1 से नीचे या फिर 10 से नीचे ही आती है। यह मैंने अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल सवाल बनाया था, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आई है। तो अब यहाँ पर आपको डेंसिटी से और भी टाइप के सवाल पूछ सकता है, जैसे चूँकि मैंने भी बताया था कि D बराबर ZM अपान A क्यूब Na है, ये डेंसिटी का फार्मूला है। तो इसमें कभी आपसे डेंसिटी पूछ लेगा, अर्थात घनत्व पूछ लेगा, ये इन सब की वैल्यू देगा। कभी आपसे जेड पूछ लेगा कि परमाणुओं की संख्या बताओ, या फिर अब तो एक नया टाइप का सवाल बनने लगा है कि बताओ कि कौन सा जालक है, BCC है या FCC है या फिर SCC है। तो ये भी हम लोग जेड की सहायता से ही निकाल सकेंगे, क्योंकि अगर जेड बराबर आप लोग जानते हैं कि 4 आया तो FCC होगा, जेड बराबर 2 आया तो BCC होगा,
जेड बराबर 1 आया तो यस सी सी होगा। तो यहाँ से जेड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको जेड भी देगा, डी भी देगा, आपसे ए निकलवाएगा, तो आप लोग सीधे सीधे फार्मूला लगाकर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आपसे आर की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो आर के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकाल लेंगे क्या है, फिर उसके बाद जैसा आपका सेल हो अर्थात एफ सी सी होगा तो क्या होगा, आर बराबर ए बटे 2√2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2√2 आर। तो यहाँ से आप इजली आर निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, आर बराबर ए बटे 2√2। बी सी सी में आर बराबर √3a/4 होता है, तो यहाँ से भी आर आप निकाल सकते हैं ए की सहायता से। एस सी सी में आर बराबर a/2 होता है, तो यहाँ से भी आप आर इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ठोस अवस्था का टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं इसमें से आपको बता दूं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ठोस का घनत्व से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में, इसलिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो पास होना चाहते हैं। अब मैं बात करूं कि और कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो ये एकक कोष्ठिका के प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। संकुलन क्षमता उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर कोई खेल करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो संकुलन क्षमता से सवाल जरूर डाल सकता है। तो इसलिए आप संकुलन क्षमता जरूर पढ़ के जाएं। आपका विलयन चैप्टर। सो सांद्रता क्या होती है कि किस विलयन में कितना संघटन उपस्थित है। संगठन मतलब कि मान लीजिए आपने एक गिलास में कुछ 20 ml पानी लिया, उसमें आपने 1 ग्राम चीनी डाल दी, तो वो चीनी किस टाइप से प्रेजेंट है, मतलब कि अगर सांद्रता की बात किया तो इसकी सांद्रता क्या होगी, ये हम लोग किन किन वैल्यूज़ में बता सकते हैं, इसे ही सांद्रता कहते हैं। इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, नार्मलता, मोल प्रभाज, ये सब हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को ये सब बता सकूं, तो मैं क्या करूंगा, जो इम्पोर्टेंट हैं सांद्रताएं या सांद्रता के प्रकार, वो मैं करवाऊंगा यहाँ पर, और वो आप देखिए। तो इसमें से सबसे पहला नंबर आता है मोलरता का। मोलरता से आपके बहुत सारे सवाल कुछ पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। तो मोलरता क्या होती है, अगर हम बात करें कि कोई विलयन है, किसी विलयन, मान लो उसका आयतन क्या है, V लीटर है, किसी विलयन का आयतन V लीटर है, तो उसमें जितने मोल प्रेजेंट होंगे, मोल यन, वही उस विलयन की क्या है, मोलरता है। फार्मूला की बात करें तो इसे यम से दर्शाते हैं, तो यम बराबर हो जाएगा, ये मोल किसके होते हैं, विलेय, ये मोल विलेय के होते हैं। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि विलेय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि विलयन जो होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलायक प्लस विलेय। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे अगर मैं इसी गिलास का एग्जाम्पल लूँ, तो इसमें वाटर क्या है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और चीनी कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वाटर जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, विलायक। चीनी कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसे विलेय कहेंगे। तो इसी प्रकार अगर मोलरता डिफाइन करें तो मोलरता क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, और मोल क्या होते हैं, यन, पूरे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V, वो भी किसमें, लीटर में, ये इसकी मोलरता हो गई।
अब मैं अगर बात करूं मोललता की, तो मोललता, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मोललता जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन की मोललता उत्तर प्रदेश में यम निकालें या फिर 1 मोलल निकालें, तो वह मोललता अगर हम अमेरिका यूएसए ले जाएं तब भी वह चेंज नहीं होगी, डोंट चेंज। जबकि मोलरता अगर किसी विलयन की इंडिया में 1 मोलर है तो हो सकता है अमेरिका में जाकर वो कम हो जाए या बढ़ जाए। तो मोलरता जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि मोललता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। इस पर भी एक बार सवाल आ चुका है यूपी बोर्ड में। तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। तो बात करते हैं मोललता की। तो मोललता का फार्मूला, इसे छोटे यम से दर्शाते हैं, का फार्मूला होता है विलेय के मोल या फिर मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। यह मोललता का फार्मूला है। अभी मैं आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। अब बात करते हैं मोल प्रभाज की। तो मोल प्रभाज भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब मोल प्रभाज है क्या? मान लो किसी भी विलयन में 2 घटक प्रेजेंट हैं, ए व बी, तो इसमें इनका प्रभाज कितना है या फिर इनका अनुपात कितना है, तो इसे ही मोल प्रभाज कहा जाता है। जैसे अगर बात करें, कोई विलयन है जिसमें ए प्लस बी मिले हुए हैं, जिसमें ए के 5 मोल हैं और बी के 10 मोल हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि आपसे कि ए का मोल प्रभाज बताइए, मोल प्रभाज ऑफ ए का, तो करेंगे आप क्या, ए के मोल बटे कुल मोल। अब कुल मोल क्या है, ए प्लस बी। ए के मोल कितने हैं, 5। कुल मोल मतलब कि ए के भी माने जाएंगे और बी के भी, तो 5 + 10, तो ओवरऑल आ गया 5/15 बराबर 1/3। तो उस विलयन में ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 1/3। अब अगर इसी प्रकार बी की बात करें कि बी का मोल प्रभाज बताइए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के मोल अपान कुल मोल। तो बी के मोल कितने हैं, 10, कुल मोल थे 15, तो आ गया 2/3। तो बी का मोल प्रभाज 2/3 आ गया। अब मोल प्रभाज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी घटक का, मान लीजिए ए और बी घटक हैं सॉल्यूशन के, तो इन सब का इंडिविजुअल जो होगा अलग अलग अपना अलग अलग मोल प्रभाज जो होगा वो कभी एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मोल प्रभाज दोनों का जोड़ दें ए और बी का, तो वो 1 के बराबर होगा। और मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, यक्स से। तो अगर यक्स ए और यक्स बी को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 के बराबर होती है। ये आपका एक मोल प्रभाज के बारे में स्टेटमेंट हो गया। तो अब मैं आपके लिए विलयन से रिलेटेड कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल भी लिख कर लाया हूँ। तो आप देखिए, लिखा है उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो यहाँ पर NaOH क्या है, आपका विलेय है। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, W बराबर 5 ग्राम।
अब आप कह रहे होंगे कि इसमें मोल तो कहीं है ही नहीं, तो मोल क्या होता है, मोल का सूत्र होता है भार बटे अणुभार, कि जितने ग्राम वो यौगिक हो और फिर उसको उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को मोल मिल जाएगा। फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। यहाँ पर NaOH का भार कितना दिया है, 5 ग्राम अपान, अब इसका अणुभार निकालें तो अणुभार कैसे निकालेंगे, NaOH। अब Na का परमाणु भार कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस H का कितना होता है 1, तो 23, 16, 39, 1, 40 हो गया आपका पर अणुभार। तो 5/40। अणुभार की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर मोल कितने आ गए, 1/8। दूसरा अगर बात करें विलयन के आयतन V की, तो V कितना दिया हुआ है, 450 ml। अब इसमें आप लोग एक बात गौर करिएगा कि इसमें लिखा है कि आयतन लीटर में, तो अगर 450 ml को लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 0.45 लीटर, है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे, आप मोल की वैल्यू रखिए। तो मोल क्या थे, 1/8, आयतन लीटर में कितना था 0.45 लीटर। तो आपका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0.45 × 8। ऊपर क्या था मोल, यहाँ पर लीटर, तो इसकी यूनिट आ गई मात्रक मोल पर लीटर, बराबर अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.278 मोल प्रति लीटर। तो यम की वैल्यू क्या आ गई, 0.78 मोल अपान लीटर। इसी को हम लोग मोलर भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोलरता की यूनिट अथवा मात्रक बताइए, तो क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर या फिर मोलर। ओके, अब अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि उस विलयन की मोललता ज्ञात करो जिसमें 58.5 ग्राम NaCl 1 किलोग्राम जल में उपस्थित हो। तो आप देख रहे होंगे कि NaCl की वैल्यू कितनी है, W बराबर 58.5 ग्राम। अब 1 किलोग्राम जल है, तो जल मतलब कि एक विलायक हो गया, क्योंकि जल की वैल्यू ज़्यादा है। जल का भार बराबर 1 किलोग्राम। अब हमें निकालना क्या है, मोललता। मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब विलेय की मोल की बात करें तो अभी हमने एक बार निकाला था, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार कितना है 58.5 ग्राम। अणु भार निकालें तो क्या हो जाएगा, NaCl, Na का कितना होता है 23, Cl का 35.5 बराबर टोटल आ जाएगा 58.5, तो बटे 58.5। तो ओवरऑल मोल क्या आ गए 1, मतलब कि NaCl का 1 मोल उपस्थित है। तो विलेय के मोल अर्थात 1 हो गया। भार किलोग्राम में कितना था 1 किलोग्राम, तो ओवरऑल मोललता क्या आ गई 1 मोल प्रति किलोग्राम या फिर मोलल। तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोलर या मोल प्रति लीटर, व मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल। और इन दोनों के बारे में मैंने एक बात और बताई थी कि मोलरता टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, अर्थात मोलरता टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज भी हो सकती है, व मोललता टेम्परेचर चेंज करने पर इंडिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती।
यह चेंज हो जाती है, हो जाती है।